हेलो एवरीवन, लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम भारतीय दंड संहिता तथा दंड प्रक्रिया संहिता के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि विभिन्न राज्यों की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी हैं। आगामी समय में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एवं अन्य राज्यों में ली जाने वाली न्यायिक सेवा परीक्षाओं से संबंधित आप इन प्रश्नों को अपने लिए फॉलो कर सकते हैं। ये सभी प्रश्न एमसीक्यूज के रूप में हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप YouTube पर हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके पास बने बेल आइकन बटन को क्लिक कर लें जिससे कि सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आता है आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है कि दंड प्रक्रिया संहिता को भारतीय गणराज्य के 24वें वर्ष में संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया था। दूसरा है कि दंड प्रक्रिया संहिता का संक्षिप्त नाम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है। और तीसरा है कि दंड प्रक्रिया संहिता को 1974 के अधिनियम संख्या 2 के द्वारा अप्रैल के प्रथम दिन से भारत में लागू किया गया था। तीन कथन आपको दिए हुए हैं। इन तीन कथनों के आधार पर आपको इनमें से सही कथनों का चयन करना है। तो देखिए, हम एक बार यहाँ पहला जो हमें कथन दिया हुआ है कि दंड प्रक्रिया संहिता को भारतीय गणराज्य के 24वें वर्ष में, तो गणराज्य के 24वें वर्ष से तात्पर्य होता है कि हमारा जो भारत गणराज्य बना था ये 1950 अर्थात 1950 में बना था। 1950 में हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था, तभी से हम इसे भारतीय गणराज्य का समय मानते हैं। और इसके 24वें वर्ष में अर्थात इस 1950 को सम्मिलित करते हुए, इस बात को ध्यान रखिएगा, 1950 को सम्मिलित करना है। 1950 को सम्मिलित करते हुए 24वें वर्ष में संसद के द्वारा इसको अधिनियमित किया गया था। तो आप यहाँ 1950 से काउंट करते हुए 23 साल और जोड़ दीजिए, 23 साल ये और एक 24वां ये, तो इस तरह से 3, 5 और 2 7 और 19, इस तरह से 1973 ये हमारा आंसर यहाँ निकल के आता है। तो 24वें वर्ष से तात्पर्य है कि 1950 के साथ में आप 23 और जोड़ करके या कुल मिलाकर 1950 को काउंट करते हुए पूरे 24 वर्ष होने चाहिए। तो ये पहला जो कथन है इस प्रकार से सही है। दूसरा कथन जो हमें दिया हुआ है कि दंड प्रक्रिया संहिता का संक्षिप्त नाम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है, यह भी सही है। और तीसरा है कि दंड प्रक्रिया संहिता को 1974 के अधिनियम संख्यांक 2 के द्वारा अप्रैल के पहले दिन से भारत में लागू किया गया था। तो इस प्रश्न में हमारे तीनों ही कथन सत्य हैं, अर्थात पहला, दूसरा और तीसरा। और सही आंसर है हमारा 1, 2 और 3, तीनों कथन सही हैं, अर्थात डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का प्रारूपण दंड प्रक्रिया संहिता 1898 के स्थान पर हुआ था। दूसरा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1898 में अपेक्षित संशोधन करने हेतु भारत सरकार के द्वारा 14वें विधि आयोग का गठन किया गया था। तीसरा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1898 में 565 धाराएं तथा 5 अनुसूचियां थीं। और चौथा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में 484 धाराएं, 2 अनुसूचियां तथा 37 अध्याय हैं। आपको सही कथनों का चयन करना है। इनमें कौन कौन से कथन सत्य हैं। आपको यहाँ 4 इसके उत्तर दिए हुए हैं ABCD। आप वीडियो को पॉज करके भी इसका आंसर देख सकते हैं। तो देखिए, पहला कथन जो दिया हुआ है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का प्रारूपण दंड प्रक्रिया संहिता 1898 के स्थान पर हुआ था, ये ठीक है बिल्कुल। दूसरा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1898 में अपेक्षित संशोधन करने हेतु सरकार के द्वारा 14वें विधि आयोग का गठन किया गया था, यह भी बिल्कुल ठीक है। और तीसरा कथन जो कि दंड प्रक्रिया संहिता 1898 में 565 धाराएं तथा 5 अनुसूचियां थी, ये भी ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ठीक। और चौथा कि इसमें 484 धाराएं जो नवीन हमारी CRPC है, 2 अनुसूचियां हैं तथा कुल 37 अध्याय हैं। तो सभी चारों कथन सत्य हैं, अतः सभी कथन सत्य, अतः सही आंसर है हमारा यहाँ पर C और ये D है। ठीक कर लीजिएगा आप इसे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक अभियुक्त के द्वारा जमानती अपराध में गिरफ्तारी से बचने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय के समक्ष अंतरिम जमानत हेतु याचना की जा सकती है। दूसरा है कि एक अभियुक्त के द्वारा गैर जमानती अपराध में गिरफ्तारी से बचने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय के समक्ष अंतरिम जमानत हेतु याचना की जा सकती है।
और तीसरा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का यह उद्देश्य है कि आरोपण की कार्यवाही की जाने से पूर्व अन्वेषण एवं अनुसंधान की कार्यवाही अतिशीघ्र पूरी की जानी चाहिए। आपको यहाँ इन 3 कथनों में से सही कथन का चयन करना है कि कौन कौन से कथन आपके यहाँ पर सही हैं, और ये 4 आंसर आपको यहाँ दिए हुए हैं। तो इनकी हम व्याख्या देखते हैं कि सबसे पहला जो यहाँ दिया हुआ है कि एक अभियुक्त के द्वारा जमानती अपराध में गिरफ्तारी से बचने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत, देखिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा जो 438 है ये उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय के समक्ष अंतरिम जमानत हेतु याचना के संबंध में प्रावधान करती है। प्रश्न यहाँ ये भी शॉर्ट में भी पूछा जाता है कि एक व्यक्ति अंतिम जमानत हेतु किस न्यायालय के समक्ष जा सकता है, तो वो उच्च न्यायालय के समक्ष भी जा सकता है और सेशन न्यायालय के समक्ष भी जा सकता है, और उपयुक्त दोनों, ये इस तरह से प्रश्न ये कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहली बात यह है यहाँ कि धारा 438 के तहत जो अंतरिम जमानत के लिए याचना पत्र प्रस्तुत किया जाता है ये केवल गैर जमानती मामलों में प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पहला जो हमें कथन दिया हुआ है, पहला कथन यह सत्य हो जाता है कि जहां यहाँ जमानती का वर्ड यूज किया गया है कि जमानती अपराध के मामलों में, तो जमानती अपराध के मामलों में नहीं होता, ये केवल गैर जमानती मामलों में ही एक अभियुक्त व्यक्ति ये न्यायालय के समक्ष अंतिम जमानत के लिए जाता है। तो यहाँ पहला कथन ये गलत हो गया, दूसरा कथन सही है। और तीसरा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का ये उद्देश्य है कि आरोपण की कार्यवाही की जाने से पूर्व, जब एक अभियुक्त व्यक्ति का ट्रायल स्टार्ट होता है तो ट्रायल के स्टार्ट किए जाने से पूर्व जो इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया है वो कार्यवाही अतिशीघ्र पूरी की जानी चाहिए। तो इस प्रश्न का यहाँ जो सही आंसर है ये दूसरा और तीसरा 2 सही हैं, तो आप केवल 2 और केवल 3 सही हैं, अर्थात यहाँ आप इस प्रश्न के उत्तर को ये तीसरा जो बिंदु है इसे ठीक कर सकते हैं, अर्थात ए, ये बी, ये सी और डी। तो इस तरह से यहाँ सही आंसर है हमारा ये कि 2 और 3 सही हैं, अर्थात सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(3) के अधीन भारत के राज्य क्षेत्र में किसका समावेश है, अर्थात संविधान का जो अनुच्छेद 1(3) है वो भारत राज्य के अंतर्गत किस किस का समावेश अपने अंदर रखता है। पहला दिया हुआ है कि भारत के राज्य क्षेत्र का, दूसरा दिया हुआ है कि प्रथम अनुसूची में वर्णित संघ राज्यों का, तथा तीसरा है अपेक्षित रूप से अन्य क्षेत्र। और यहां आपको ये कथन, ये आंसर दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 1(3) के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र आते हैं, भारत की प्रथम अनुसूची में वर्णित जो भी संघ राज्य क्षेत्र हैं ये भी आते हैं, तथा अपेक्षित रूप से अन्य क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो तीनों ही ये हमारे कथन सही हैं, अर्थात उपयुक्त सभी तीनों कथन यहाँ सत्य हैं। तो सही आंसर है हमारा यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि दंड प्रक्रिया संहिता का विस्तार भारत के पोत, वायुयान, आकाश तथा विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों पर रहता है। दूसरा है कि युद्ध के दौरान भारत सरकार का निजी पोत यदि किसी अन्य राज्य या देश के क्षेत्र से गुजरता है तब वह उस राज्य या देश के क्षेत्राधिकार के अधीन रहता है। और तीसरा है कि विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय राज्य क्षेत्र के अधीन आते हैं तथा उन पर दंड प्रक्रिया संहिता का विस्तार रहता है। तो यहाँ आपको सही कथन चुनने हैं कि कौन कौन से सही हैं। पहला है कि दंड प्रक्रिया संहिता का विस्तार भारत के पोत, वायुयान और आकाशीय सीमा तथा विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों पर रहता है, ये सही है। और तीसरा कि विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय राज्य क्षेत्र के अधीन रहते हैं तथा उन पर दंड प्रक्रिया संहिता का विस्तार रहता है, तीसरा भी ठीक है। और दूसरा हमारा ये जो कथन है ये गलत है कि युद्ध के दौरान भारत सरकार का कोई भी निजी पोत यदि किसी अन्य राज्य या देश के क्षेत्र से गुजरता है तो वहां उस राज्य का क्षेत्राधिकार नहीं रहता है, बल्कि भारत का ही क्षेत्राधिकार उस पर कार्य करता है। तो सही आंसर हमारा पहला और तीसरा, अर्थात 1 और 3 2 कथन सत्य हैं, अर्थात सही आंसर यहाँ पर हमारा है सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जमानती अपराध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि जमानती अपराध को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2A में परिभाषित किया गया है। दूसरा है कि जमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिन्हें कि दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में जमानतीय के रूप में दिखाया गया है। और तीसरा है कि तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन किन्हीं भी अपराधों को जमानतीय के रूप में बताया गया है। तो जमानती अपराध के संबंध में आपको 3 कथन बिंदु दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से सत्य हैं। तो देखिए पहला, जमानती अपराध को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2A में परिभाषित किया गया है, यह बिल्कुल सत्य है।
दूसरा है कि जमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिन्हें कि दंड प्रक्रिया संहिता की पहली अनुसूची, देखिए सीआरपीसी में हमारे 484 धाराएं तथा 2 अनुसूचियां हैं। इन 2 अनुसूचियों में जो पहली अनुसूची है वह अनुसूची आप अपनी किताब में पीछे जाकर के देखिए तो वहां पूरा एक टेबल टाइप में बनी हुई है। यहाँ आईपीसी के एक तरफ सभी सेक्शन लिखे हुए हैं, आईपीसी के सेक्शन लिखे हुए हैं और आईपीसी के सेक्शन के साथ साथ उनका अपराध लिखा हुआ है और साथ में लिखा हुआ है कि जमानती है या गैर जमानती है और मामला संज्ञेय है या असंज्ञेय है, ये सब कुछ वहां लिखा हुआ है। तो आप बुक में जाकर के पीछे को देखें तो पहली अनुसूची में इसको जमानती के रूप में दिखाया गया है। दूसरा भी ठीक है, पहला भी सही है और तीसरा है कि तत्समय प्रवर्त किसी भी अन्य विधि के अधीन किन्हीं भी अपराधों को जमानती के रूप में बताया गया है। देखिए कुछ ऐसे अपराध भी होते हैं जिनका उल्लेख मान लीजिए आईपीसी में नहीं दिया है, अगर आईपीसी में नहीं दिया है तो उनका उल्लेख वहां सीआरपीसी की जो पीछे शेड्यूल बना हुआ है उसमें भी नहीं होगा। तो कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिनको कि किसी अन्य विधि के अधीन भी जिनको जमानती बनाया गया है, क्योंकि आईपीसी भी अपने आप में पूर्ण संहिता नहीं है, इसके अलावा भी अन्य कई अपराध हैं जो कि आईपीसी के अतिरिक्त विभिन्न अधिनियमों के रूप में हैं। तो ऐसे अपराध जो कि तत्समय प्रवर्त किसी भी अन्य विधि के अधीन किन्हीं भी अपराधों को जमानती के रूप में बताया गया है। तो तीनों ही कथन सत्य हैं, अर्थात सभी तीनों कथन सत्य हैं। तो सही आंसर है हमारे यहां पर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय दंड संहिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारतीय दंड संहिता का पूरा ड्राफ्ट सन 1850 में बनकर तैयार हुआ था। दूसरा है भारतीय दंड संहिता को लेजिस्लेटिव काउंसिल ने सन 1856 में पेश किया था। तीसरा है कि भारतीय दंड संहिता को 6 अक्टूबर 1860 को पारित किया गया था तथा उसी दिन इसे गवर्नर जनरल की अनुमति मिली थी। और चौथा है कि 1 जनवरी 1862 से इसका प्रवर्तन भारत में प्रारंभ हुआ था। ये 4 आपको कथन दिए हुए हैं, 4 बिंदु हैं, इनके आधार पर आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सत्य हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी इसका आंसर लगा सकते हैं। तो देखिए इसके जो हमें सभी जो कथन दिए हुए हैं ये चारों ही सत्य हैं कि भारतीय दंड संहिता का जो पूरा ड्राफ्ट है ये सबसे पहले 1850 में बनकर के तैयार हुआ था और इसे लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा 1856 में पेश किया गया था तथा 6 अक्टूबर 1860 को इसे पारित किया गया था तथा उसी दिन से गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त हुई थी तथा 1 जनवरी 1862 को इसका प्रवर्तन भारत में प्रारंभ हुआ था। तो सभी चारों कथन सत्य हैं, अर्थात सही आंसर है इसका डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय दंड संहिता का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 18 भारत शब्द को परिभाषित करती है जिसका अर्थ जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत है, यह भी ठीक है। तीसरा है कि भारत की सीमाएं संविधान के अनुच्छेद 1(3) के द्वारा परिभाषित हैं, तीनों ही कथन सत्य हैं। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य, अर्थात सही आंसर है सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी अपराध की तैयारी के दंडनीय होने के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध अथवा शस्त्र आदि का संग्रह करना, धारा 122 के संबंध में है। दूसरा कथन दिया है कि भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाले शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना अथवा उसकी तैयारी करना, यह धारा 126 बताती है। सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना, यह धारा 233 है तथा सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण सामग्री उपयोग में लाने के प्रयोजन से उसे कब्जे में रखना, चौथा था। और पांचवा है डकैती करने के लिए तैयारी करना। ये 5 बिंदु दिए हुए हैं और इन 5 बिंदुओं को लेकर के हमसे यहां प्रश्न पूछा गया है कि उक्त कथनों में से कौन से कथन तैयारी के दंडनीय होने के संबंध में सही हैं। तो एक बार आप इन्हें पुनः देख लीजिए। ये 5 कथन इस प्रकार आपके समक्ष दिए हुए हैं। तो तैयारी के दंडनीय होने के संबंध में कौन कौन से कथन सत्य हैं पूछा गया है। तो देखिए पहला भी सही है कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आयुध के आशय से आयुध या शस्त्रों को आदि का संग्रहण करना तथा भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के क्षेत्र में लूटपाट करना, उस राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना या उसकी तैयारी करना, और सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना तथा उसके कूटकरण के लिए उपकरण सामग्री उपयोग में लाने के प्रयोजन से उसे कब्जे में रखना तथा डकैती करने की तैयारी करना, ये सभी 5 कथन सत्य हैं।
अर्थात सही आंसर है सभी पांचों कथन सत्य अर्थात डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि अपराध किए जाने के आवश्यक चरणों का सही क्रम क्या है। पहला है मन स्थिति तैयारी प्रयत्न परिणाम, दूसरा है मन स्थिति प्रयत्न तैयारी तथा परिणाम, और प्रयत्न मन स्थिति तैयारी तथा परिणाम तथा तैयारी मन स्थिति प्रयत्न तथा परिणाम। आपको सही आंसर बताना है कि क्या आवश्यक क्रम है एक अपराध को किए जाने के संबंध में। तो देखिए सबसे पहले आप यहां समझिए कि अपराध किए जाने के आवश्यक चरण, अपराध के लिए सबसे पहले एक व्यक्ति के मन की स्थिति बनना सबसे पहले आवश्यक है। तो पहला है यहां पर मन स्थिति, उसके बाद उसकी तैयारी होना आवश्यक है, तैयारी के बाद वो व्यक्ति प्रयत्न करेगा और प्रयत्न के बाद तब परिणाम आता है। तो ये इसका क्रम है। आप इस क्रम के आधार पर यहां प्रश्न का आंसर समझ सकते हैं। तो पहला मन स्थिति तैयारी प्रयत्न और परिणाम अर्थात सही आंसर है इसका ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छल के उद्देश्य से भेजने हेतु असत्य तार लिखना किस श्रेणी में आएगा। यहां से तार कर लीजिए, तार लिखा गया है। छल के उद्देश्य से भेजने हेतु असत्य तार लिखना किस श्रेणी में आएगा, प्रयत्न तैयारी परिणाम या मन स्थिति। इस प्रश्न का आंसर आपको स्वयं बताना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। ए बी की हत्या करने के आशय से एक बंदूक खरीदता है। ए है वो बी की हत्या करने के आशय से एक बंदूक खरीदता है और उसमें गोली भरते हुए दोषी होगा, और उसमें गोली भरता है तो ए दोषी होगा। ए है बी की हत्या करने के आशय से एक बंदूक खरीदता है और उसमें गोली भरता है, तो ए किस अपराध का दोषी है, हमें केवल यहां यह पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बी अर्थात किसी का नहीं, क्योंकि यहां ए के द्वारा बी की हत्या करने के आशय से केवल बंदूक खरीदी गई है, उसमें गोली डाली गई है। यहां किसी प्रकार का कोई भी प्रयत्न ए के द्वारा नहीं किया गया है। देखिए तैयारी तक होना वो किसी भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन यदि प्रयत्न किया जाता है और प्रयत्न के बाद फिर परिणाम निकलता है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। तो सही आंसर हमारा यहां पर है बी अर्थात किसी भी अपराध का दोषी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक जौहरी बीमा की राशि प्राप्त करने के लिए अपने आभूषणों को छिपाकर स्वयं को कुर्सी से बांध लेता है और असहाय स्थिति में सहायता हेतु चिल्लाता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने पाया कि जौहरी द्वारा बीमा की राशि प्राप्त करने के लिए ऐसा कृत्य किया गया था। जौहरी के द्वारा किया गया कार्य किस श्रेणी में आएगा। देखिए एक जौहरी है, जौहरी की दुकान में आभूषण है और उन आभूषणों का उसने बीमा करा रखा है। वह उन आभूषणों को प्लान के अनुसार गायब करा देता है और स्वयं को बांध करके कुर्सी से सहायता के लिए चिल्लाता है। बाद में जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता पड़ता है कि उस जौहरी के द्वारा केवल बीमा जो किया हुआ था आभूषणों का, बीमा की राशि प्राप्त करने के लिए उसने ऐसा किया था। तो पूछा गया है कि प्रयत्न है तैयारी है, प्रयत्न और तैयारी दोनों हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो सही आंसर आपको बताना है। तो क्योंकि जौहरी के द्वारा प्रयत्न नहीं किया गया है कोई भी, यहां पर केवल तैयारी थी, बीमे की राशि को प्राप्त करने के लिए तैयारी उसने की थी। प्रयत्न यहां नहीं हुआ है कि उसने कोई भी गलत रकम या किसी प्रकार से उसने प्राप्त की हो। तो सही आंसर इसका यहाँ जौहरी जो उसका कार्य है वो किस श्रेणी में आएगा, तो ये केवल तैयारी तक की श्रेणी में आएगा, इसीलिए यहाँ उसको दोषी नहीं पाया गया। केवल तैयारी तक ही इसका मामला बना हुआ था। तो सही आंसर है यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्सेनिक एक जहरीला पदार्थ है एवं उसकी अत्यंत अल्प मात्रा जो कि एक व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है खिलाई जाती है, तब इस तरह किया गया अपराध किस श्रेणी में आएगा। तो देखिए जब आर्सेनिक पदार्थ जहरीला है लेकिन उसकी अत्यंत अल्प मात्रा एक व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए भले ही आवश्यक नहीं है, लेकिन क्योंकि वो जिस उद्देश्य से खिलाया गया है वो है तो मारने के उद्देश्य से ही, तो यहां जो इसका आंसर है ये बी है प्रयत्न, अर्थात उसने व्यक्ति को मारने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो सही आंसर है बी, वो प्रयत्न की कोटि में आएगा। तैयारी नहीं है, प्रयत्न है, तैयारी दोनों ये भी नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं ये भी नहीं है, तो ये है प्रयत्न अर्थात सही आंसर है बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि संपत्ति के विरुद्ध अपराधों में प्रमुख योगदान किसका रहता है। जब कोई अभियुक्त किसी संपत्ति के विरुद्ध अपराध कारित करता है तो ऐसी स्थिति में उसका जो प्रमुख योगदान है वो क्या है, क्या उसकी आपराधिक मनस्थिति है या उपहति है, उपहति का है या ए और बी दोनों हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो देखिए संपत्ति के विरुद्ध अपराधों में जो प्रमुख योगदान है ये आपराधिक मनस्थिति का है, अर्थात ऐसी स्थिति में आपराधिक मनस्थिति को देखा जाता है। तो सही आंसर है ए। नेक्स्ट प्रश्न है
कि शरीर के विरुद्ध अपराधों में प्रमुख योगदान किसका रहता है। ऊपर संपत्ति का पूछा था, यहाँ शरीर से संबंधित पूछा है, तो ये शरीर के विरुद्ध अपराध में प्रमुख योगदान क्या है। तो आपराधिक मनस्थिति है, उपहति है, या ए और बी दोनों हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ इसका सही आंसर है बी, उपहति, अर्थात शरीर के विरुद्ध जो अपराध की स्थिति आई उसमें उपहति के आधार पर देखा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आईपीसी की धारा 511 में वर्णित पदावली आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय का क्या अर्थ है। पहला है कि आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। दूसरा है आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा है मृत्युदंड से दंडनीय अपराध इसके अंतर्गत नहीं आते हैं तथा केवल अर्थदंड से दंडित अपराध इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो यहाँ आप इस प्रश्न को एक बार पुनः सही प्रकार से देख सकते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है दूसरा, तीसरा तथा चौथा, अर्थात आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध इसके अंतर्गत आते हैं और मृत्युदंड से दंडनीय अपराध इसके अंतर्गत नहीं आते तथा केवल अर्थदंड से दंडित अपराध भी इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो दूसरा, तीसरा और चौथा अर्थात सही आंसर है हमारा बी कि 2, 3 और 4 सही है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी उपयोगी हैं। सो प्लीज आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा परीक्षार्थी इन वीडियो से लाभ उठा सकें। आपका यदि इस वीडियो के संबंध में कोई कथन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।